हाय फ्रेंड्स, मैं एसके झा आप सबों को सादर प्रणाम करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 4 टेस्ट जो मैंने करवाया है पिछले सप्ताह। आज आप तारीख देख लेना, शायद आज 20 तारीख है, 20/9/2020 आज है। और आज के दिन हर संडे को टेस्ट नहीं होना है, संडे खाली दिन रखेंगे हम लोग। लेकिन आप कहिएगा इसका मतलब सर संडे को आप आराम कीजिएगा। नहीं सर, मैं ना आराम करूंगा ना आराम करने दूंगा। इसलिए सर कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्या पूरे सप्ताह का रिवीजन क्लास। मतलब जो 6 टेस्ट हम लेते हैं मंडे टू सैटरडे, उसका रिवीजन 6 सेट का 1 घंटा में मैं करवाऊंगा। और वो रिकॉर्ड क्लास होगा जिसको जरूरत होगा रिवीजन का, क्योंकि रिवीजन ही जरूरी है। आप किससे सर मैं 2 चीजों का रिक्वेस्ट करूंगा। पहला कि आप सर रेगुलरिटी मेंटेन रखिए मंडे टू सैटरडे, तभी हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे, क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दूसरा, मंडे टू सैटरडे का जो संडे रिवीजन क्लास अपलोड होगा उसको देखना नहीं भूलिए, क्योंकि वही आप मंडे टू सैटरडे को पूरा का पूरा क्लियर कर देगा। लेकिन कब? ये बैच जो संडे को मैं अपलोड वीडियो जो आज के दिन मैं डालूंगा, वो वीडियो तब फायदा करेगा जब आप पिछले सेट को रेगुलरली किए हैं। नहीं तो आपको ये वीडियो कोई फायदा नहीं करेगा। और ये वीडियो अगर आप पिछले सेट को किए हैं तो ये वीडियो आपका, अगर पीछे आपको 20% समझ में आया तो ये 100% कर देगा। इसका हमें पूरा विश्वास है। और उसी 100% करने के लिए मैं ये वीडियो बनाऊंगा हर संडे मंडे टू सैटरडे 7:30 से 8:30 या 8:45 बजे तक मैं डेली लाइव हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरा नारा है इस बार 70 नहीं 71 करना है, और 80 नहीं 81 करना है, और आईपीएल नहीं देखना है, मम्मी पापा को देखना है। हम आपके साथ हैं सर। हमको एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा। मैं संडे को सोऊंगा नहीं, आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन आपको भी सर मेरा साथ देना होगा और मेरे हिसाब से चलना होगा। मैंने साइंस की पूरी जवाबदेही ली है और मैं वो पूरा करके दूंगा। जो लोग 0 लेवल के बैच के भी आशा में हैं वो भी आशा रख सकते हैं। मैं उनका भी सारा जवाबदेही अपने ऊपर लेता हूं। कंडीशन अप्लाई, क्या आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना होगा। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपको सर साइंस में बहुत अच्छा करना है, आप कुछ मत कीजिए। मंडे से सैटरडे 7:30 से 9 आप आइए हमारे साथ लाइव। मैं पीडीएफ दिन में दे देता हूं सर 3, 4, 5 बजे तक, और रात में 7:30 बजे मैं लाइव आता हूं। आप लोग भी जुड़िए मंडे टू सैटरडे। और संडे पूरे सप्ताह का रिवीजन क्लास मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूं। ये 30 के 30 दिन चलेगा, लेकिन संडे को रिवीजन क्लास अपलोड किया जाएगा। तो मेरा बात आप समझ पा रहे होंगे इसमें हम कर क्या रहे हैं। आप कहिएगा लाइव कहां मिलेगा सर? एसके झा यूट्यूब चैनल पे 7:30 बजे से डेली शाम में मैं लाइव आता हूं, और उसी का पूरे सप्ताह का जो क्वेश्चन मैं करवाता हूं, सेम क्वेश्चन का रिवीजन मैं संडे को करता हूं। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। रिवीजन भी आपको नहीं करना, वो भी आप मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। रिवीजन मैं करूंगा आपके लिए। मैं इतना मेहनत करता हूं चला आपके लिए, तो आपका भी परम कर्तव्य है कि अपने मम्मी पापा के लिए आप मेहनत कीजिए। ये मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से नम्र निवेदन है। आते हैं हम लोग सर, हम लोग करेंगे क्या हर संडे? हम लोग सर क्या करेंगे? हर महीने मंडे टू सैटरडे चलेगा। 24 सेट आपको महीना में मिलेगा, क्योंकि सप्ताह में 6 टेस्ट मिलेगा। कितने बजे? 7:30 बजे। और संडे को मंडे टू सैटरडे का रिवीजन क्लास रख रहे हैं हम। मंडे टू सैटरडे का रिवीजन क्लास रख रहे हैं, और उसके बाद 24 सेट को हम मात्र 4 सेट में बदल देंगे। ये जो पूरा महीना में 24 सेट होगा उसको सिर्फ हम 4 सेट में बदल देंगे। कैसे? 6 सेट को संडे के दिन मात्र 1 सेट में बदल देंगे। लेकिन ये फायदा उसी बच्चे को करेगा जो मंडे टू सैटरडे सर रेगुलर क्लास करेगा। और जो ज्यादा काबिल बनेगा कि एक दिन देख लेंगे संडे को, उसको कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। ये आप नोट कर लीजिए। इसलिए काबिल नहीं बनना है। मंडे टू सैटरडे रेगुलर लाइव रहिए, और संडे हम रिवीजन करवाएंगे। तो साइंस का ठेका हम न लिए, इसलिए थोड़ा रिवीजन वो नहीं करना है। बाकी पेपर पे तुम ध्यान दो, और साइंस का काम हम कर देंगे। कंडीशन अप्लाई। मंडे टू सैटरडे 7:30 बजे आपको लाइव होना होगा, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं, बस आपका साथ चाहिए सर। हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, सिर्फ साथ दीजिए। कोई पैसा हम इस बैच का नहीं ले रहे हैं। आते हैं सर हम लोग पहले क्वेश्चन में, पहले सेट में। ये हमारा सेट नंबर 1 है। सेट नंबर 1 में हम चलते हैं सर।
और एकदम फास्ट रिवीजन करेंगे, एकदम स्लो ये बैच नहीं होगा, एकदम फास्ट होगा। जो संडे का हम रिवीजन क्लास डालेंगे 1 घंटा में 80 क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन सर वो उसी को फायदा करेगा जो पहले से क्लास किया है। ये है आपका सेट नंबर 1 और सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, जो कि कहता है अगर झरने का पानी गिरता है तो पत्थर पर टकराने से पहले, एकदम सिंपल बात है सर, ये झरने का पानी गिर रहा है, ये झरने का पानी गिर रहा है, तो अब क्या होगा सर, ये झरने का पानी गिर रहा है तो कहीं ना कहीं पत्थर पर गिरने से पहले इसमें गतिज ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा होगा, और पत्थर पर गिरने के बाद जैसा कि मैंने बताया है उष्मा ऊर्जा में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर पत्थर है तो पत्थर पर गिरने से पहले, पत्थर पर गिरने से पहले इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो ये गतिज ऊर्जा होगी, और यही गतिज ऊर्जा जब पत्थर से टकराएगा तो उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए इसका आंसर है अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर पर टकराने से पहले इसमें गतिज ऊर्जा है और टकराने के बाद इसमें उष्मा ऊर्जा हो जाएगी। तो टकराने से पहले, तो टकराने से पहले इस पोजीशन में गतिज ऊर्जा होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और टकराने के बाद कहेगा तो टकरा जाएगा तो गरमाएगा, गरमाएगा तो उष्मा ऊर्जा होगा। अगले क्वेश्चन पर अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर पर टकराने के बाद उसकी ऊर्जा परिवर्तित होती है, यहां है गतिज ऊर्जा। हम ज्यादा नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे कि आपको ये सेट नंबर 1 का अगर पूरा डिटेल देखना है सर, सेट नंबर 1 का पूरा वीडियो 1 घंटा का डाला हुआ, 1.5 घंटा का, उसको देखिए तब यहां आइएगा, तब रिवीजन होगा सर। तो कहते हैं ये गतिज ऊर्जा है और ये यहां टकराने के बाद उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, यहां गतिज ऊर्जा टू उष्मा ऊर्जा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्या, स्टील को जंगरोधी बनाता है, जंगरोधी कौन बनाता है, तो कार्बन होगा आंसर। अगर कार्बन नहीं रहता तब दूसरा आंसर इसका क्रोमियम हो जाता। नॉन अवधीज नहीं मारेंगे, हम बताए हुए हैं सेट नंबर 1 के डिस्कशन में, अगर जंगरोधी बनाता कार्बन रहेगा तो कार्बन मारेंगे, कार्बन नहीं रहेगा तो नॉन अवधीज नहीं मारेंगे, क्रोमियम मारेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, स्टील को जंगरोधी कौन बनाता, यहां कार्बन भी है, क्रोमियम भी है, डायरेक्ट ऑप्शन क्रोमियम है, क्योंकि सर जंगरोधी की जब यह बात होगी, जंगरोधी की जब ये बात होगी तो क्रोमियम की बात करेंगे, और कठोर की जब बात होगी तो कठोर की बात जब करेंगे तो कार्बन की बात करेंगे। यहां हमको क्या कह रहा है सर, कह रहा है कि जंगरोधी बनाता, जंगरोधी बनाता तो क्रोमियम होगा, ई नहीं रहता तब कार्बन होगा। लेकिन ये उसी बच्चों को समझ में आएगा जो पीछे देखा है, कार्बन इसका सेकंड आंसर होगा, नॉन ऑफ दीज के साथ नहीं जाएंगे। उड्डयन काल का फॉर्मूला हम बोले थे आपको, क्या करना है सर, HRT करना है, और u sin थीटा बटा जी कॉमन है, यहां भी u sin थीटा बटा जी कॉमन है, तो 3 बार हम लिख लेंगे u sin थीटा बटा जी, u sin थीटा बटा जी कॉमन है, यहां भी लिख लिए u sin थीटा बटा जी। और सर ये स्क्वायर है, ऊपर में स्क्वायर, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में है, दूसरा जो मल्टीप्लाई में है सर उसको खा जाएंगे, अब फिर 1 2 को नीचे उतारेंगे सर, और दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे। हम बोले थे आपको ऐसे ही फॉर्मूला याद रखना है, HRT का ऑर्डर रहेगा u sin थीटा बटा जी, u sin थीटा बटा जी, u sin थीटा बटा जी, ऊपर में स्क्वायर, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, राइट साइड से 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे, फिर 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे। इस हिसाब से हमको उड्डयन काल का फॉर्मूला कर रहा है 2u sin थीटा बटा जी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, अगर 2 प्रक्षेप्य गति का परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर है, यानी परास r का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर है, h max r का फॉर्मूला हम लिख लेंगे, HRT u स्क्वायर sin 2 थीटा बटा जी होता है, और इसका 4 इंटू एच मैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, और इसको काट खोट के आंसर ले आइएगा। आंसर आ जाएगा 45 आता है या 90 आता है देख लीजिएगा, शायद 45 आएगा। यदि कोई पिंड 1 मीटर की ऊंचाई पर गिराया जाता है, 36 सेंटीमीटर उछलता है, प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होगा, प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है छोटका बटा बड़का, छोटका है हमारा 36 हम रख दिए, अब 36 सेंटीमीटर में है और इसको मीटर में करेंगे तो 100 हो जाएगा। 36 सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहां से कट जाएगा और ये हो जाएगा सर 0.36 अंडर रूट। आप 0.36 अंडर रूट को करेंगे 0.6 आ जाएगा, इसलिए डी नंबर आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, हम बार बार बोलते हैं छोटका 36 सेंटीमीटर है, बड़का 100 सेंटीमीटर है, छोटका बटा बड़का कर देंगे, रूट सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा कि भैया यह एक पिंड 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए। जब भी ऊंचाई से गिराया जाने वाला सवाल होगा क्या करेंगे, ऊंचाई से गिराया जाने वाला सवाल में प्रत्यास्थता गुणांक कहेगा, प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा 36 बटा 100 है, 36 बटा 100 है, छोटका बटा बड़का कर देंगे, छोटका 36 सेंटीमीटर है, बड़का
अगला 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर, छोटका बटा बड़का कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। आपको कह देगा 100 सेंटीमीटर से गिराया गया और 20 सेंटीमीटर उछला, तो ई का मान क्या होगा? ई का मान अंडर रूट ऑफ छोटका बटा बड़का, छोटका है 20, बड़का है 100, काट खोट दीजिए, प्रत्यास्थता गुणांक ई का मान निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट का टाइम बर्बादी नहीं। संवातक कमरे की छत में लगाए जाते हैं। संवातक मतलब वेंटिलेटर। क्यों लगाया जाता है? वाई वेंटिलेटर इज लगाइंग। क्यों हम लोग वेंटिलेटर लगाते हैं? इसलिए वेंटिलेटर लगाते हैं सर क्योंकि हवा आ जा सके, क्रॉस कर सके, हवा गर्म हवा बाहर जाएगी और ठंडी हवा अंदर आएगी, तो कहते हैं इसको क्रॉस वेंटिलेशन के लिए लगाते हैं। सांस छोड़ी गई गर्म हवा उठती है, बाहर चली जाती है, सर गर्म हवा खाली जाती है और ठंडी हवा अंदर नहीं आती है। और दूसरा कह रहा है उनके कमरे में कुछ रोशनी मिलती है, नहीं सर, हवा का आना जाना भी होता है। रोशनी के लिए अगर हम लगाते तो हम क्या लगा देते सर? कांच लगा देते, जबकि ऐसा नहीं करते। निचले भाग में शोभा नहीं देता, शोभा के लिए नहीं लगाते सर। गर्म हवा बाहर जाएगी, ठंडी हवा अंदर जाएगी, इसी को हम क्रॉस वेंटिलेशन कहते हैं। अगला, यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र इतना है तो कहेगा तुल्यांकी भार। हम बार बार बोल रहे हैं ये वीडियो उसी के लिए फायदेमंद है जो मेरा सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, सेट नंबर 4 का डिस्कशन किया होगा और उसका पूरा वीडियो देखा होगा। अगर आप नहीं देख रहे हैं कोई बात नहीं, इस सप्ताह तो आप चारों वीडियो को देखिए और चारों वीडियो को देखने के बाद तब इसका रिवीजन कीजिएगा। पूरे महीने में आपको हम 24 वीडियो 24 टेस्ट का डिस्कशन करवाएंगे और उसका रिवीजन मात्र 4 टेस्ट में करवा देंगे, 4 घंटे में करवा देंगे। तब वो समझ में आएगा जब डेली आप उसको सर पढ़ोगे, डेली लाइव आओगे मंडे टू सैटरडे, तब संडे का रिवीजन क्लास आपको समझ में आएगा। हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है वो लोग इससे दूर रहे जिन्होंने मंडे टू सैटरडे का 4 टेस्ट हम जो पिछले वीक करवाए हैं उसका डिस्कशन नहीं देखा है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा, वो हमको गाली देगा, इसलिए देखने की जरूरत नहीं है। कहता है यदि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा भास्मिकता 2 है तो अम्ल का तुल्यांकी भार। हम बोले थे तुल्यांकी भार निकालना है, जो दिया हुआ रहेगा उसका अनुभार निकालिए। H2SO4 का होता है 98 और जो छोटका वैल्यू दिया हुआ रहे, या तो H प्लस की संख्या, H के जैसे H2SO4 है तो इसमें H की संख्या देख लेंगे, 2 है तो 2 से भाग देंगे। अगर CO3 डबल माइनस रहता, 2 आयन है, 2 से भाग देते। AlOH होल 3 है तो 3 को OH है तो 3 से भाग देते। यानी तुल्यांकी भार निकालने के लिए जो अनुभार होता है H2SO4 का 98 होगा और बटा भाग किससे देंगे? भाग सर देंगे H की संख्या या 2 O है उसकी संख्या, 2 आयन है उसकी संख्या से, या 3 OH है उसकी संख्या से। HOH आयन किसी भी अम्लीयता भास्मीयता जो संख्या होगा उससे भाग दे दीजिएगा और ऊपर में अनुभार रखिएगा। अनुभार बटा जो भी संख्या होगा HOH, अनुभार बटा HOH आयन, अनुभार बटा H, अनुभार बटा HOH आयन, अनुभार बटा HOH आयन, अनुभार बटा HOH आयन, अनुभार बटा HOH आयन, भाग दे दीजिए, आपको तुल्यांकी भार मिल जाएगा। अनुभार कैसे निकालना है आप जानते होंगे। H2SO4 का कैसे निकालना है? H2SO4 का आपका 98 कैसे आया? हाइड्रोजन का 1 गुना 2 हो गया, प्लस सल्फर का 32 हो गया, प्लस 64 हो गया, इसको जोड़िएगा सर 98 आ जाएगा। अगला, ये वीडियो उसी के लिए फायदेमंद है जो शुरू से देखा है। सिलिका जेल क्या है? सिलिका जेल का उपयोग सर हम यहां करते हैं, ये ट्रांसफार्मर है, सिलिका जेल यहां उपयोग करते हैं। ये सर वायुमंडल में जो हवा है और हवा के साथ जो नमी है वो ट्रांसफार्मर के अंदर जो हवा ही जाता है तो ये नमी को सोख लेता है, इसीलिए कहते हैं ये सुखाने वाला पदार्थ है। अगला है गर्भाशय के भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक कौन है? गर्भाशय के भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है सर प्लासेंटा, फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट। एक के बात है, योनि आप जानते हैं बहुत अच्छे से। अगला है सर रासायनिक बंधन बनने पर क्या होता है? कहीं पर भी बंधन बनेगा सर तो धिया पुता ना होगा, धिया पुता होगा इसका मतलब सर कुछ भी बाहर निकलता है, इसीलिए हम कहते हैं बंधन बनेगा तो ऊर्जा बाहर निकलेगा, इसीलिए हम कहते हैं ऊर्जा सदैव बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन क्या है सर? शुक्राणु कहां बनते हैं? तो शुक्राणु सब जानता है सर कहां बनते हैं। शुक्राणु कहां बनता है सर? अंडकोश में, वृषण में, तो सर हम कहेंगे वृषण में बनता है। अंडकोश होगा नहीं, पोस्टेड ग्रंथि सर यहां होता है, उसके बाद वीर्य पुटिका भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा सर? अगला, शराब पीकर चलाते हैं, हम बार बार बोले थे क्या क्या सर? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट किधर गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल से हम लोग क्या करते हैं सर? जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल यहां है सर, मान लेते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है और सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 है, तो इसमें जैसे सर अल्कोहल घुसेगा C2H5OH, जैसे घुसेगा ये अपना रंग बदल देगा, इसीलिए कहता है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इसमें कहता है जैसे आपको दारू चेक करेगा, फूको
फूकिएगा, अल्कोहल घुसेगा एकरा में, अल्कोहल जैसे एकरा में घुसेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण जो है वो अपना रंग बदल देगा, और रंग बदल देगा तो सर आप साबित हो जाइएगा कि आपने शराब पिया है। तो कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये सर हम बार बार बोलते हैं, सर कोई झोल झाल वाला काम आजकल नहीं करना है अभी, कि हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। हम अपना क्लास में आएंगे और कुछ से कुछ थोड़ा बताएंगे तो हर टाइम बर्बाद करेंगे, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, और ऐसा तुमको भी नहीं करना है, क्योंकि ये मौका जिंदगी में शायद कभी नहीं आना है। इसलिए चला इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो सर अजगर जहरीला नहीं है। सर 500 किस्म के सांप हैं, 10 किस्म के सांप जहरीले हैं। 80% लोग सर जहर से नहीं मरते, डर से मरते हैं, 20% ही जहर से मरते हैं। अजगर सब जानता है सर जहरीला नहीं है, कोबरा जहरीला है, वाइपर भी जहरीला है, कोरल स्नेक तो जहरीला है ही। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? तो सर हम बार बार बोले थे ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, हम जानते हैं आयोडीन नून में होता है, तो ठोस है, इसका मतलब नीचे वाला ठोस है। अब फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर में होता है, ब्लीचिंग पाउडर में गैस होता है, और गैस होता है इसलिए ये गैस है, और इधर आयोडीन है, आयोडीन नमक में होता है इसलिए ये ठोस है। अब ब्रोमीन सब जानता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। कैसे डिसाइड करना है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और स्टेटिन, आप गौर से देखिएगा तो ये सब जानता है द्रव अवस्था में होता है। ये नमक में आयोडीन पाया जाता है इसलिए हम कहेंगे ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, और ये फ्लोरीन और क्लोरीन सर गैस अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि क्लोरीन जो है सर ब्लीचिंग पाउडर में पाया जाता है। इस हिसाब से इसको ध्यान में रखना है। अब इसके हिसाब से ठोस कह दिया तो आयोडीन या स्टेटिन होगा। आयोडीन ऑप्शन में है, आयोडीन ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा। अगला, पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? तो सर पानी में हवा का बुलबुला ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो सर ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है तो ये उत्तल है, लेकिन जो जैसा दिखता है वैसा व्यवहार नहीं करता, तो सर हम कहेंगे पानी में हवा का बुलबुला। अगर कहेगा दिखता कैसा है, अगर कहेगा हमको दिखता कैसा है, अगर कहेगा सर कि दिखता कैसा है, तो दिखता पर जब बात करेंगे तो दिखता की बात अगर करेगा तो दिखता है उत्तल के जैसा, क्योंकि गौर से देखो ये कैसा दिख रहा है, उत्तल के जैसा। लेकिन अगर कह देगा हमको, अगर हमको ये कह देगा सर कि पानी में हवा का बुलबुला दिखता कैसा है, तो उत्तल के जैसा, लेकिन जो जैसा दिखता है वैसा व्यवहार नहीं करता, तो व्यवहार कैसा करता है? तो अवतल के जैसा, लेकिन लेंस के जैसा, दर्पण ने मारना है। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति, कहता दिखता कैसा है, तो कहते उत्तल लेंस की भांति। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ऑक्सीजन गैस का 0.5 मोल का आयतन क्या होगा? सर बकरी हो गधा हो, हम बोले जो पहले से क्वेश्चन सेट चारों सेट का डिटेल डिस्कशन किया है जो अपलोडेड है मेरे साइट पे, तभी ये समझ में आएगा। अगर आप नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं, कल से आप लाइव आइए 7:30 बजे, और लाइव आकर सर अपने पूरे सप्ताह का 6 टेस्ट आप दीजिए, वो भी फ्री, और संडे को फिर उसका डिस्कशन क्लास एक साथ रिवीजन क्लास लीजिए। अपलोड कर देंगे, उस दिन लाइव नहीं रहेंगे, अपलोड करेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। ऑक्सीजन गैस का 0.5 मोल का आयतन क्या होगा? बकरी का 1 मोल। अगर हमको कह दे सर कि बकरी का 1 मोल, बकरी का 1 मोल कह देगा तो हम कहेंगे 22.4 लीटर। कहेगा घोड़ा के 1 मोल कह देगा तो कहेंगे घोड़ा के 1 मोल कह देगा तो हम कहेंगे 22.4 लीटर। और अगर ऑक्सीजन का 1 मोल कह देगा, ऑक्सीजन का 1 मोल कह देगा, ऑक्सीजन का 1 मोल कह देगा तो कहेंगे 22.4 लीटर। कुछ घोड़ा बकरी गधा केकरो 1 मोल तो 22.4 लीटर। अभी की कहता है चला, कहता है ऑक्सीजन गैस का 0.5 मोल। अगर ये कहता है चला कि ऑक्सीजन गैस का 0.5 मोल, ऑक्सीजन गैस का 0.5, तो 0.5 1 मोल होता है 22.4, 0.5 मतलब आधा, यानी 11.2 लीटर इज द आंसर। कहने के आंसर है आया आंसर, यू विल गेट द आंसर। अगला चला क्या कहता है? कहता है नाइट्रोजन गैस का 6 मोल। तो भैया नाइट्रोजन गैस के 1 मोल, नाइट्रोजन गैस का 1 मोल की अगर बात करेंगे तो 1 मोल होता है चला 22.4 लीटर। और अगर कह देगा 6 मोल, अगर कह देगा 6 मोल, तो 6 मोल कहेगा तो क्या करेंगे? 22.4 गुना 6 कर देंगे, 134.4 आ जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण हाइड्रोजन। कहेगा किसका उपयोग करते हैं और कम प्रदूषण फैलाता है, तो वो उसमें हम सर सीएनजी का उपयोग करेंगे, सीएनजी को आंसर मारेंगे। उपयोग क्योंकि इसी का करते हैं, हाइड्रोजन का उपयोग नहीं करते हैं। अगर कहेगा किसका, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कहेगा कि सबसे कम प्रदूषण अगर कहेगा, हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं यहां, तो कहेंगे हाइड्रोजन। कहेगा उपयोग
क्योंकि हाइड्रोजन का उपयोग नहीं करते हैं। उपयोग तथा सबसे कम प्रदूषण, उपयोग तथा सबसे कम प्रदूषण, तो हम कहेंगे तब सर सबसे कम प्रदूषण। और उपयोग की अगर हम बात करें तो उसमें हम लोग सर उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं किसका, सबसे कम का उपयोग तथा सबसे कम प्रदूषण की अगर बात करेगा तब हम लोग सीएनजी के फेवर में जाएंगे और यह आंसर होगा। जैसे उपयोग लगा देगा सबसे कम प्रदूषण सीएनजी और सबसे कम प्रदूषण कहेगा था हाइड्रोजन। चूंकि यहां निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, इसीलिए हाइड्रोजन होगा। कहेगा ऐसा कौन सा ईंधन है जो उपयोग करते हैं और सबसे कम प्रदूषण, तब सीएनजी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग चला सेट नंबर 2 में। अगर आप सेट नंबर 1 का डिटेल डिस्कशन नहीं किए तो जाके कीजिए, अन्यथा कहिएगा ये मास्टर बहुत फास्ट पढ़ाता है। हम फास्ट नहीं पढ़ा रहे, इसमें जो हम 15 मिनट में किए वो 1.5 घंटा में किए हैं। तो सर आप गौर फरमाइएगा, वहां पहले वीडियो देखिएगा तभी यहां आके देखिएगा। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं चला कि तुम ऐसा गलती किया होगा। वैसे बहुत बच्चे देख ही लिए हैं। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प वो भरे। पिच किस पर निर्भर करता है, पिच का मतलब होता है चला पिच का मतलब कि अगर हम बात करें तो तारत्व होता है, तारत्व होता है। हम बार बार बोलते हैं 2 बातें हैं, एक होता है तीव्रता और एक होता है तारत्व। और हम ये भी बोले थे कि ती उल्टा होगा। यहां ती है तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है आवृत्ति और एक ऑप्शन है आयाम। तो जैसे हमको ती उल्टा होगा, यहां ती है तो इसलिए ती वाला यहां होगा, यानी आवृत्ति यहां होगा और यहां पर क्या हो जाएगा सर, आयाम हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा सर, आयाम हो जाएगा। तो हमको पिच कह रहा है, पिच बोले तो तारत्व कह रहा है, तारत्व बोले तो किस पर निर्भर करता है, तो कहेंगे भैया तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। आंसर मार देंगे। हम फिर से समझाते हैं, तीव्रता तारत्व, ती उल्टा होगा, यहां ती है तो यहां ती होगा। इसका मतलब ती यहां जैसे हमको कह दिया तारत्व, एकरा में ती नहीं है तो ती वाला होगा, एकरा में ती नहीं है तो ती वाला होगा। इसका मतलब आवृत्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को भी ऐसे ही पकड़ेंगे हम सर। अगला क्वेश्चन कहता ध्वनि की तीव्रता, इसमें ती है, इसका मतलब ती वाला नहीं होगा, इसका मतलब आयाम होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन में चलेंगे फिर सर। और कहता है अस्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा बालक, अस्थिर गति से जा रहा है सर, खुली कार में बैठा बालक है। जैसे ये हाथ में है सर और अस्थिर गति से हम जाएंगे तो ये मेरे हाथ में गिरेगा और जैसे इसको फेंक देंगे और मेरे में त्वरण आ जाएगा तो पीछे गिरेगा और मेरा वेग घट जाएगा तो आगे गिरेगा। ये 3 बातें हमने कही। अगर स्थिर चाल से जाएंगे तो हाथ में गिरेगा और अगर सर फेंक दिए और हमरे में त्वरण आ गया, जैसे इसको हम फेंके और हमरे में त्वरण आ गया तो पीछे गिरेगा, और त्वरण नहीं आया, वेग घटा दिए तो आगे गिर जाएगा, सामने गिर जाएगा। तो इसका 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन हमने क्या क्या कहा है, एगो समान चाल, एगो समान चाल, समान चाल, समान चाल होगा तो हाथ में गिरेगा। और अगर वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो आगे भाग जाएंगे तो पीछे गिर जाएगा। आगे भाग जाएंगे, वेग सर ऐसे फेंक देंगे, ऐसे फेंक के हम ऐसे भाग जाएंगे, वेग बढ़ा देंगे तो पीछे गिर जाएगा। तो कहते हैं भैया वेग बढ़ेगा तो पीछे, अगर वेग घटेगा चला तो आगे गिर जाएगा। वेग जैसे ऐसे हम फेंक दिए और वेग मेरा घट गया तो आगे मेरा गिर जाएगा। अगर एक समान चाल है तो हाथ में, अगर वेग बढ़ा दिए तो पीछे, वेग घटा दिए तो आगे। लेकिन तब समझ में आएगा जब रेगुलर क्लास किए हैं। तो आंसर बताइए क्या हो जाएगा, उसके सामने हो जाएगा। क्योंकि वह सर बालक जो है खुली कार में गेंद हवा में फेंक रहा है, अस्थिर गति से जा रहा है, इसका मतलब समान चाल से जा रहा है तो हाथ में गिरेगा। अगला, 2 निकायों के बीच ऊष्मा के प्रभाव की दिशा निर्भर करती है सर। ऊष्मा प्रभाव की दिशा जब भी निर्भर करती है, हम बोले थे कि प्रवाह और कारण। तो हम बोले थे सर कि सबका अलग अलग प्रवाह है। जैसे विद्युत का प्रवाह है तो विभव में अंतर के कारण, वैसे ही सर ऊष्मा का प्रवाह है। अगर हम ऊष्मा के प्रवाह की बात करें तो ताप में अंतर के कारण होता है, और अगर हम द्रव के प्रवाह की बात करें तो स्तर में अंतर के कारण होता है, और अगर हम गैस के प्रवाह की बात करें तो घनत्व में अंतर के कारण होता है। इतने पूछता है, हमको यहां पूछ रहा है ऊष्मा के प्रभाव नहीं, प्रवाह की दिशा। ऊष्मा के प्रवाह की दिशा अगर हम कहेगा तो तापमान में अंतर के कारण होगा। तो यहां आंसर हो जाएगा C4 कैट। अगला है आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम। हम बोले थे दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का बोलने तो राइट हैंड रूल। और हम बोले थे जनरेटर को जब भी स्टार्ट करेंगे राइट हैंड से स्टार्ट होता है, इसलिए दाएं हाथ का नियम मतलब राइट हैंड से जनरेटर ऐसे स्टार्ट करते हैं, कभी ऐसे स्टार्ट नहीं करते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा जनरेटर, और इसीलिए आंसर हो जाएगा बी। और लेफ्ट हैंड रूल कहता तो मोटर। गाढ़े द्रव की श्यानता नहीं है, श्यानता घर्षण है, और घर्षण नहीं है, घर्षण रगड़ है। तो अगर गाढ़ा होगा
अगर गाढ़ा होगा तो गाढ़े द्रव की श्यानता अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि श्यानता क्या है, घर्षण है। और अगर द्रव गाढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं घर्षण ज्यादा होगा, रगड़ ज्यादा होगा। आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। ब्लबर क्या होता है? ब्लबर कुछ नहीं है सर, रेगिस्तान में जो ऊंट रहता है उसका जो कुबड़ पे फैट रहता है उसी में ब्लबर होता है, उसी को ब्लबर कहते हैं। ये जितना ही मोटका जो देख रहे हैं आप सर, इसके अंदर जो फैट है यही ब्लबर है, इसीलिए आंसर होगा सघन वसा की एक परत है। अगला कहता है एक सरल लोलक 20 सेकंड में, सर हम बार बार बोले थे 1 सेकंड में जितना दोलन करेगा उसी को हम आवृत्ति कहते हैं। तो सर बताइए 1 सेकंड में अगर कह रहा है 20 सेकंड में 20 पूर्ण दोलन में 10 सेकंड लगता है तो इसकी आवृत्ति, यानी हम ये कह सकते हैं कि 10 सेकंड में जो है 20 दोलन करता है। 10 सेकंड में 20 दोलन करता है। 10 सेकंड देखिए कह रहा है 20 पूर्ण दोलन में 10 सेकंड लग रहा है, यानी 10 सेकंड में 20 दोलन, तो हमको 1 सेकंड आवृत्ति मांग रहा है, यानी 1 सेकंड में कहेगा तो 1 सेकंड में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20/10 हो जाएगा, यानी 2 दोलन हो जाएगा। 2 दोलन बोले तो 2 हर्ज हो गया, और 2 हर्ज हो गया तो आंसर हो गया। यानी आवृत्ति जब भी निकालनी है क्या करना है, प्रति एकांक सेकंड में जितना बार अप डाउन करेगा वही आवृत्ति है। हमको दे दिया था 10 सेकंड में 20 दोलन है, 10 सेकंड में 20 है, हमको 1 सेकंड में निकालेंगे, आवृत्ति मांग रहा है 1 सेकंड में निकालेंगे तो 1 सेकंड में 20/10 हो जाएगा। अगला कहता 10 सेकंड में 50 दोलन होता है तो आवृत्ति क्या होगा, तो 10 सेकंड में 50 दोलन है, चला 10 सेकंड में 50 दोलन है, इसका मतलब 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो 50/10 हो जाएगा, यानी 5 हर्ज आवृत्ति हो जाएगा आंसर। अगला ध्रुवक्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि भैया तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तो यही तो सर 2 लगातार शीर्ष के बीच की दूरी को ही तो तरंग दैर्ध्य कहते हैं, और यही तरंग दैर्ध्य है। और ये तुमको दे दिया है भाई मेरे 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 0.01 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 0.01 मीटर हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका, ये हम बोले थे 2 लगातार शीर्ष या 2 लगातार गर्त के बीच की दूरी, 2 लगातार शीर्ष या 2 लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इसलिए आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है किण्वन प्रक्रिया क्या करती है, किण्वन प्रक्रिया के बारे में हम बोले थे C6H12O6 जब ईस्ट की उपस्थिति में, खमीर की उपस्थिति में जब यह अभिक्रिया करता है तो C2H5OH का निर्माण करता है प्लस CO2 का निर्माण करता है। और सर इसका मतलब कहता है किण्वन प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कहेंगे CO2, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कहेगा और मेन प्रोडक्ट क्या है, तो इथाइल अल्कोहल। कहेगा किससे होता है, तो कहेंगे ग्लूकोज से। कहेगा किसकी उपस्थिति में, तो खमीर की उपस्थिति में क्या बनता है, तो इथाइल अल्कोहल। कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है जनाब। हम बार बार बोलते हैं ये वीडियो उसी के लिए फायदेमंद है जो पिछला 4 वीडियो टेस्ट का देखा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, तो सर मिश्रण की अगर हम बात करें, तत्व की बात करें, चला तो तत्व क्या होता है, जिसका सिंगल फॉर्मूला होता है वो तत्व है। और अगर हम यौगिक की बात करें तो यौगिक के लिए हम सर क्या डालेंगे, CO2 यौगिक है, और जिसका एक नहीं एक से अधिक के साथ फॉर्मूला हो। और अगर हम मिश्रण की बात करें तो मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है, कोई सूत्र नहीं होता है, इसका कोई सूत्र नहीं होता। कहता निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है, तो सर आप गौर से देखिए, ग्रेफाइट जो है ये आपका कार्बन है, तो इसका मतलब ये मिश्रण नहीं है, ये क्या है, तत्व है। कांच है, इसमें सर शीशा प्लस कुछ होता है, इसलिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका मतलब कोई सूत्र नहीं, इसका मतलब मिश्रण। इसका भी पीतल का भी कोई सूत्र नहीं है, इस्पात का भी कोई सूत्र नहीं है। कहता है कौन सा मिश्रण नहीं है, ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। ग्रेफाइट क्या है, तत्व है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका सर, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। यौगिक वो होगा सर जिसका 2 फॉर्मूला होगा, यानी CO2 अकेले होगा अगर C तो तत्व हो जाएगा, अकेले O होगा तब भी तत्व होगा, लेकिन अगर 2 होगा फॉर्मूला में, CO2 हो गया ये तत्व है, H2O हो गया ये तत्व है, C2H5OH हो गया ये तत्व है। क्योंकि सर फॉर्मूला 2 या 2 से अधिक होगा तो तत्व है, अकेले होगा फॉर्मूला अगर 2 या 2 से अधिक होगा तो यौगिक होगा, अकेले होगा तो तत्व होगा, और कोई फॉर्मूला नहीं होगा तो सर मिश्रण होगा। बताइए आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से यौगिक कौन है, यौगिक कौन है, पारा सर तत्व है, पारा क्या है, तत्व है। शरबत की अगर हम बात करें तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है सर, मिश्रण है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। वायु की अगर हम बात करें तो ये भी मिश्रण है, और अगर अमोनिया की बात करें सर इसका फॉर्मूला होता है NH3, इसलिए हम कहेंगे ये यौगिक है, जिसका सूत्र होगा वो यौगिक होगा, अकेले सूत्र होगा तो तत्व होगा, और कोई सूत्र नहीं होगा तो मिश्रण होगा। यही मैंने आपको बताया था।
अगला फ्यूज के तार की रेटिंग की अगर हम बात करें तो ये एम्पियर में व्यक्त की जाती है, और किलोवाट में सर मशीन की दक्षता को किलोवाट में, और अगर बड़े मशीन की कह देगा, बड़े मशीन की कह देगा तो बड़े मशीन की दक्षता की अगर हम बात करें चला तो बड़े मशीन की दक्षता होती है मेगावाट में व्यक्त की जाती है। हम बार बार बोलते हैं, अगर ओम हो गया तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है, वाट हो गया शक्ति का ऐसा मात्रक, किलोवाट मशीन की दक्षता। अब बड़े मशीन की दक्षता कहेगा तो मेगावाट हो जाएगा। और सर एम्पियर की अगर हम बात करें, फ्यूज के तार की रेटिंग या स्विच के तार की रेटिंग या एमसीबी, सर फ्यूज का भी होता है, फ्यूज का भी होता है, एमसीबी का भी होता है और स्विच का भी होता है। इस सब का रेटिंग जो होता है सर किसमें होता है, एम्पियर में। मशीन की दक्षता किलोवाट में, और अगर बड़े मशीन की दक्षता मेगावाट में। ये पूछा था इस बार, इसका प्रॉपरली ध्यान रखना है। अगला कहता हुआ तत्व जो न ऑक्सीकारक है न अवकारक है, इसका मतलब न त्याग न ग्रहण। न त्याग न ग्रहण कौन करेगा सर, ये जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगला क्या है सर, अगला श्वसन क्या है। श्वसन की अगर हम बात करें, श्वसन में सांस लेते हैं, श्वसन में सर श्वसन में सांस लेते हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, इसका मतलब ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। और ऑक्सीकरण को ही हम सर अवकारक कहते हैं, और अवकारक को ही हम सर उपचयन कहते हैं, उपचयन को ही हम सर अपचायक कहते हैं। हम बोले थे ये सर, इस अगर कुछ नहीं याद रखना है तो सबका इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन। इसी को याद रख लेना है, आपका काम हो जाएगा। यहाँ श्वसन क्या है, तो श्वसन में ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, इसलिए ऑक्सीकरण होगा या अवकारक होगा, या उपचयन होगा या अपचायक होगा। तो देख लियो उपचयन ऑप्शन में है, इसलिए यह आंसर हो जाएगा। अगला बेकिंग पाउडर क्या होता है सर। बेकिंग पाउडर हम लोग याद करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, लेकिन सर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। अगला प्रजनन ब्रीडर रिएक्टर में सर अधिक पैदा किया जाता है, जितना होगा उससे भारी पैदा किया जाएगा, इसलिए सर विखंडनीय पदार्थ जितना खपत होता है उत्पादन उससे अधिक होता है। अगला कहता है रंग पहचानने की। रंग पहचानने के लिए सर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कौन सेल, शंकु कोशिका का। और अगर तीव्रता के लिए कहेगा, हम बोले थे रॉड तीव्र होता है, इसलिए तीव्रता के लिए कहेगा तो हम लोग लेंगे सर क्या, क्षण कोशिका। और अगर रंग के लिए कहेगा तो शंकु कोशिका। अगला तांबा की चक्ति में छेद होगा, छेद होगा सर तो गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी फैलेगा, इसलिए हम कहेंगे छेद का आकार बढ़ता है, आंसर। अगला आते हैं सर सेट नंबर 3 में। सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, एकदम से सांस नहीं लेना, कोई फालतूगिरी बात नहीं, एकदम तोरा पढ़ने पे कंसंट्रेट होगा, किसी खास टीचर से जुड़ना होगा और जुड़ के उसको रेगुलरली मेंटेन करना होगा। तुमको क्या लगता है यूट्यूब पे फुदक फुदक के तुम पढ़ लेगा तो और काम हो जाएगा, नहीं, किसी एक टीचर को फॉलो करो, टाइम पे लाइव आओ और लाइव आके पढ़ो। वो जो रिकॉर्डेड वीडियो तुम देखोगे ना उससे नहीं होगा, चला होगा, उससे भी होगा, लेकिन चला कोशिश करो मैक्सिमम से मैक्सिमम। मेरा टाइम 7:30 बजे है, उस टाइम पे लाइव आओ। चला मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करो, कोई कमेंट्स नहीं चाहिए हमको, कोई लाइक नहीं चाहिए हमको, कोई शेयर नहीं चाहिए सर, लेकिन आप आके पढ़िए। ये रिवीजन जो संडे का ये तब फायदा करेगा जब आप मंडे टू सैटरडे का, अभी जो हम सर 4 क्लास अपलोड किए वो चारों पढ़िएगा, अगला वीक फिर हम 6 क्लास अपलोड करेंगे वो 6 पढ़िएगा, तभी आपका काम होना है। 1 किलोवाट किसके बराबर है, 1 किलोवाट किसके बराबर है, 1 के जगह पर 1 रखेंगे, किलो के जगह पर 1000 रखेंगे और वाट की जगह पर जूल बटा सेकंड रख देंगे। 1000 जूल बटा सेकंड यानी 1000 जूल पर सेकंड हो जाएगा आंसर। पूरा डिटेल में हम सर इसको बताए हुए हैं। अगला क्या है सर, अगला है 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर सब जानता है 3.6 × 10⁶ जूल, इसको भी हम निकालने के लिए आपको बताए थे। अगला है 5.5 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना, हम जानते हैं सर, कहते हैं 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁶ जूल, इसलिए हम कहेंगे 5.5 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना, तो कहेंगे 5.5 × 3.6 × 10⁶ जूल। इसको गुना करना 19 समथिंग आता है, हम लिखवाए थे सर 19 शायद 6 आता है और तब सी मरवाए थे, आप देख लेना गुना भाग करके। अगला
क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कार्य नहीं किया जाता है? किसमें कार्य नहीं किया जाता है? इसमें सर देखिए, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। बाद बाकी में हिल डोल हो रहा है। सचिन 4 किलोमीटर चल रहा है, इसमें भी कार्य हो रहा है। एक कुली बस से कार तक वजन ले जा रहा है, इसमें भी हिल डोल हो रहा है, इसलिए कार्य हो रहा है। अरुण मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, इसमें भी हिल डोल हो रहा है। लेकिन कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम का बोझा लेकर ऐसे खड़ा है, इसमें कोई हिल डोल नहीं रहा है, हिल डोल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? इसमें कार्य नहीं होगा। और क्वेश्चन में यही कह रहा है, कार्य नहीं होगा। अगला कहता है कार्य में सक्षम। सर सक्षम या कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और दर को सर शक्ति कहते हैं। यही तो मैंने बताया था, क्षमता बोले तो कार्य करने की क्षमता है, सक्षमता ऊर्जा और कार्य करने की दर को शक्ति। अब अगला क्वेश्चन जब आप देखिएगा सर, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। अगर क्षमता, गौर फरमाइएगा, चला क्षमता या सक्षमता की बात करें, तो कहते हैं क्षमता या कार्य करने की क्षमता या सक्षमता ऊर्जा और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यहां दर पूछ रहा है इसलिए शक्ति कहेंगे, इसमें हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में उल्लेखनीय गतिविधियों में किस स्थिति में कहते हैं ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? स्थितिज ऊर्जा को कहता है निम्नलिखित गतिविधियों में किस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? आप गौर से देखिए, एक पटाखा का विस्फोट होगा जमीन पर, उसमें स्थितिज ऊर्जा था कहां? तो जमीन पर था। टॉर्च ऑन ऑफ करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, कहला स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलेगा। तो सर टॉर्च को ऑन ऑफ करेंगे तो ऐसा है कि ऑन करेंगे तो भाग जाएगा, या ऑफ करेंगे तो भाग जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा? एकदम नहीं होगा। इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। एक पेंडुलम का झूलना ई हो जाएगा सर। देखिए अगर ऐसे है, इसमें अभी स्थितिज ऊर्जा है, जैसे इसको हम छोड़ देंगे ये गति ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ऐसे है तो स्थितिज ऊर्जा है, और अगर छोड़ देंगे तो ये गति ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 मिनट भी हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा? D फॉर डॉग हो जाएगा। कहता है m के साथ कोई वस्तु चल रही है, इसको 2v कर देंगे, v को 2v कर देंगे तो 4ek हो जाएगा। जैसे v को 2v करेंगे ये 4ek हो जाएगा। अगला सवाल आपका है सर, कहता है 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है द्रव्यमान m वस्तु है, गति ऊर्जा 25 है। सर जब कह रहा है कि जब 5 मीटर पर सेकेंड है और द्रव्यमान m है और गति ऊर्जा 25 जूल है, तो कह रहा है इसकी गति को दुगुनी कर देंगे तो क्या करेंगे? 5 है तो 10 मीटर पर सेकेंड कर देंगे, और कह रहा है कि भैया द्रव्यमान तो m रहेगा, कह रहा है तब इसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो सर अब अगर काइनेटिक एनर्जी निकाल देना है, यहां से m का वैल्यू निकाल लीजिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 25 रख दीजिए, हाफ का वैल्यू हाफ ही रहेगा, m का वैल्यू m रहेगा, और वी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से वैल्यू m का निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और ये m का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से m निकालिए और m का वैल्यू हमने यहां पुट किया, और ये काइनेटिक एनर्जी हम निकाल देंगे। यू विल गेट द आंसर। अगला कहता है विज्ञान की कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? सर इसकी संरचना तय नहीं है, चूंकि ये मिश्रण है इसलिए इसकी कोई संरचना नहीं होती है। मिश्रणी है तो फिर कौन बात है, कौन अंदाज में मिलेगा, और कोई संरचना है, लेकिन वही यौगिक होगा जैसे CO2, इसकी संरचना है सर, क्योंकि C अलग है, O अलग है, ये एक संरचना में होता है। लेकिन मिश्रण शरबत होकर कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई संरचना नहीं है, इसलिए ये आंसर होगा रेत और चीनी का मिश्रण। सर एक साथ ये मिलवे नहीं करेगा, जब रेत और चीनी आप ले लोगे ये विजातीय मिश्रण होता है। अगर सजातीय मिश्रण की बात करोगे तो चीनी और प्लस पानी एक साथ मिल जाएगा और पूरा का पूरा मिलेगा, इसलिए सजातीय मिश्रण। कोलाइडी विलयन की अगर बात करोगे तो ये दूध हो जाएगा, और निलंबन की अगर बात करोगे तो ये नाला का पानी हो जाएगा। हम बार बार आपको बोले थे सर, और गौर फरमाइएगा, डाल्टन का सिद्धांत, डाल्टन ने 2 सिद्धांत दिया, एक दिया परमाणु का सिद्धांत, एक दिया रासायनिक संयोजन का सिद्धांत। पहला परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया और रासायनिक संयोजन का सिद्धांत भी डाल्टन ने दिया, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। बाद बाकी ये कोई नियम किसी ने नहीं दिया है। अगला कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल को कहते हैं, 1 मोल जब ये होगा सर कार्बन डाइऑक्साइड है मतलब यौगिक है, इसका मतलब इसके सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अणु वाला। 6.023 अणु, देखो 6.023 परमाणु भी दिया है ये, लेकिन परमाणु किसके लिए होता? तत्व के लिए। ये किसके लिए होगा? यौगिक के लिए। हम बोले थे चला छोटका के बड़का होता है, तत्व छोटका है तो बड़का परमाणु होगा, बड़का स्पेलिंग है, यौगिक बड़का स्पेलिंग है तो अणु के छोटका स्पेलिंग होगा। हम बोले थे दोनों को इंटरचेंज करके याद रखना, यहां यौगिक है इसलिए अणु वाला आंसर हो जाएगा। अगला
जल के 0.5 मोल, किसी का भी सर 1 मोल होगा, गधा बकरी किसी का भी 1 मोल होगा सर, 1 मोल होगा तो हो जाएगा 6 से कंसीडर करेंगे क्योंकि यहां सर कंसीडर नहीं किया है, 6 × 10⁻23, और अगर 0.5 है तो 0.5 से गुना कर देंगे, यू विल गेट द आंसर, 6×5 = 3 हो जाएगा आंसर। अगला दिया गया प्रतीक में तत्व देख लीजिए आप सर, आप देखिए एगो है, एगो कक्षा किसमें होता है सर, हाइड्रोजन में, इसीलिए आंसर हो जाएगा। कार्बन में देखिए 2 कक्षा होता है, 2 कक्षा, तो इसलिए कार्बन का ऐसा बनेगा, उसी तरह सोना का, उसी तरह हाइड्रोजन, उसी तरह पारा का बनेगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातक पदार्थ है? ऊर्ध्वपातक पदार्थ का हम लिस्ट बना दिए थे सर, कौन कौन है? एगो कपूर है, दूसरा गंधक है, एगो कपूर है, दूसरा गंधक है, उसके बाद आयोडीन है, आयोडीन है, उसके बाद नेप्थलीन है, नेप्थलीन है, नेप्थलीन है, उसके बाद एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन है, कपूर है, गंधक है, आयोडीन है, नेप्थलीन है, एंथ्रासीन है, उसके बाद आप पाइएगा सर अमोनिया है। अब देख लीजिए कौन सा ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, तो देखिए सोडियम नहीं है। इतने ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, इसको आप याद रखिए, इसी से आपका काम चल जाएगा, हमने लिखा दिया है पीछे आपको। कहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पचन कहां होता है? छोटी आंत में, ग्रास नली ये है सर, इससे भोजन अंदर जाता है, पेट की कोई बात हम करेंगे नहीं। बड़ी आंत में सर हाइड्रोजन जल का अवशोषण होता है। अगला कहता आंतरिक गति, गति जब भी होगा सर दिले में गति होता है और कहीं कोई गति नहीं होता है, इसलिए दिल आंसर हो जाएगा। अगला कहता है इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? वही सर इम्प्लांट करना मतलब होता है जोड़ना, इसलिए युग्मजन का जोड़ना आंसर हो जाएगा। अगला कहता है धात्वर्णीयता, धात्वर्णीयता सब मारता है सर सोना, सोना आंसर नहीं होगा। अगर प्लेटिनम आंसर होगा पहला तो प्लेटिनम होगा, क्योंकि धात्वर्णीयता का क्रम होता है, सबसे पहले होता है प्लेटिनम, उससे के बाद होगा सर गोल्ड, उसके बाद होगा सर चांदी, उसके बाद होगा सर कॉपर। इसलिए प्लेटिनम अगर रहे तो वो मारेंगे, ई नहीं रहेगा सोना मारेंगे, ई नहीं रहेगा चांदी, ई नहीं रहेगा तो कॉपर। और सर धात्वर्णीयता क्या है? पीट कर चादर बनाना, सबसे लंबा चादर प्लेटिनम का बनता है, इसलिए प्लेटिनम आंसर होगा। अब आते हैं सेट नंबर 4 पर। सेट नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, गौर फरमाइएगा। सेट नंबर 4 कहता है यांत्रिक ऊर्जा, हम सर जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गति ऊर्जा होता है। हमको कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गति ऊर्जा, यानी गति ऊर्जा को इधर ले आएंगे, तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गति ऊर्जा अगर हम लिखते हैं, यांत्रिक इसी इक्वेशन से हम लिखते हैं यांत्रिक ऊर्जा और माइनस गति ऊर्जा अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा माइनस गति ऊर्जा बराबर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। आप बताइए आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा माइनस गति ऊर्जा बराबर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। यू विल गेट द आंसर बी फॉर बॉल। अगला कहता है अगर किसी वस्तु को में गति होगा तो कौन सी ऊर्जा होगी? गति होगा तो सर गति ऊर्जा होना चाहिए था, लेकिन अगर गति ऊर्जा नहीं रहेगा तो आंसर यांत्रिक ऊर्जा मारेंगे, नॉन ऑफ दीज के साथ नहीं जाएंगे, इसलिए बी नंबर आंसर होगा। अगला किसी वस्तु में जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? तो जड़त्व I बराबर होता है चला mr², I बराबर होता है mr², या तो द्रव्यमान होगा या तो त्रिज्या होगा, इसीलिए आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। अगला सर जड़त्व हम बोले थे 2 प्रकार का होता है, जड़त्व 2 प्रकार का, विराम का, एक गति का। गति का जड़त्व अधिक होता है, विराम का जड़त्व कम होता है, और गति में भी जिसकी गति सबसे ज्यादा होगी उसमें गति का जड़त्व ज्यादा होगा। अगला क्या है सर? निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? सबसे अधिक गति सर यहाँ होती है, ये ऑप्शन सर आपको नहीं दिख रहा होगा, भी यहाँ है ट्रेन की गति या हवाई जहाज की गति, ये चौथा ऑप्शन है हमारा, ट्रेन या हवाई जहाज की गति ये सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए सर गति हमने कहा निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिक होता है? अधिक जड़त्व होता है गति में, अधिक जड़त्व होता है गति में, गति में भी सबसे ज्यादा गति जिसमें होगा उसका जड़त्व अधिक होगा, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अगला गति का तीसरा नियम सर आपके पास है, हमने कहा था कुछ नहीं करना है, पहला नियम, दूसरा कैसे पहचानना है, तीसरा बीच में सर हाफ होता है कोई भी चीज का सर, अगर देखिएगा बीच तो बीच ये सर हाफ होता है, तो ये हाफ हो गया, और यहाँ पर ये 1 का गुणज है, इसलिए ये पहला नियम है, और ये हाफ बीच में हो गया तो इसका मतलब ये 2, तीसरा है। आप कहिएगा नहीं समझे सर, पहला नियम अगर लिखना है तो 1 का गुणज वाला होगा ये वाला, और दूसरा नियम रखना है तो बीच में है, बीच में, और तीसरा लास्ट में है, तो बीच वाला में बीच में होगा तो हाफ हो जाएगा, और तीसरा वाला लास्ट में है तो ये 2 हो जाएगा। अब बताइए आंसर क्या होगा? गति का तीसरा नियम की अगर हम बात करें, गति का तीसरा नियम आपका ये रहा, और हम कैसे बताएंगे कि कौन क्या मानता है, कौन क्या प्रदर्शित करता है? तो U को 0 करेंगे और A को
जीरो करेंगे, यू और ए को जीरो करेंगे तो ये यू कटा, ये ए कटा, और तब बच गया वेग और स्थिति। अब वेग और स्थिति जिसमें होगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए कहां है, कहता डैश और वेग के बीच, तो कहेंगे स्थिति और वेग के बीच। स्थिति हो गया विस्थापन और वेग हो गया ई। कहेगा पहला वाला किसको दिखाता है, यू और ए को काट देना है, तो कहेंगे वेग और समय के बीच। अगर कहेगा दूसरा वाला किसको दिखाता है, तो भैया यू और ए को काट देंगे, तो बच गया विस्थापन और समय, इसीलिए आंसर हो जाएगा विस्थापन और समय। कहेगा दूसरा तो कहेंगे विस्थापन और समय, पहला तो कहेंगे वेग और समय, और कहेगा तीसरा तो कहेंगे वेग और स्थिति। उसी के हिसाब से अगला क्वेश्चन है आपका, गति का पहला नियम किसके किसके बीच। पहला नियम यह है, ए और यू को हमेशा काट के तब देखना है, तो पहला नियम वेग और समय के बीच दर्शाता है, इसीलिए आंसर समय और वेग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन है, एक अस्थिर बल 2 सेकंड की अवधि में 5 किलोग्राम, तो सर हम इसको बोले थे 5 किलोग्राम द्रव्यमान, इसको कुछ नहीं करना है। एफ बराबर दो फॉर्मूला आता है, एम ए और एक फॉर्मूला आता है एम ए के जगह पर भी माइनस यू बाई टी कर दीजिए। सब वैल्यू आपको दिया हुआ है, एम भी माइनस यू बाई टी का हम न्यूमेरिकल बनाए हैं, आपको सब वैल्यू दिया हुआ है। देखिए टी का मान दे दिया है 2, एम का मान दे दिया है 5, यहाँ पर 5 किलोग्राम, यू और भी दे दिया है, यू का वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड, भी अंतिम वेग है 8 है। इस फॉर्मूला में लगा दीजिए, एफ बराबर एम भी माइनस यू बाई टी, आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन आपका अगला है जो हमने बताया था, जब किसी अस्थिर पर 3 सेकंड अवधि, टाइम दे दिया है 3 सेकंड और 8 किलोग्राम द्रव्यमान का 8 किलोग्राम दे दिया है, यू का मान 4, यू का मान 4 हो गया और भी का मान सर 6 हो गया, और 8 किलोग्राम आपका दे दिया कथी, 8 किलोग्राम एम दे दिया, और ये 3 सेकंड जो वैल्यू दे दिया ये टी दे दिया, और सब वैल्यू दिया हुआ है। एक फॉर्मूला लगा देंगे आप, एफ बराबर एम भी माइनस यू बाई टी, और ये फॉर्मूला से आपका आंसर आ जाएगा। अगला है, जब एक वस्तु समान वृत्तीय वेग में उत्पन्न करती है तो उसका क्या बदलता है। सर हम बोले सदिश बदलता है। सदिश हमेशा, सदिश की अगर हम बात करें तो सदिश आपका क्या होगा, सदिश बदलेगा। सदिश क्या होगा सर, बदलेगा, सदिश बदलेगा और अदिश नहीं बदलेगा। क्यों सदिश बदलेगा, अदिश नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा सर, सदिश हर पॉइंट पर दिशा बदल रही है वृत्तीय गति में, इसलिए हम कहेंगे दिशा बदल रहा है, इसलिए सदिश बदल जाएगा। कह रहा है उत्पन्न करता है तो क्या परिवर्तित होता है, तो कहेंगे दिशा परिवर्तित होता है। ये वीडियो उसी के लिए फायदेमंद है जो पिछला चारों क्लास किया है। कहता है जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है, तो प्रत्येक बिंदु पर इसका सर सदिश बदलता है। सदिश से क्या है ऑप्शन में वेग, इसीलिए कहेंगे वेग बदल जाता है। बाद बाकी ये भी अदिश है, ये भी अदिश है, ये भी अदिश है। कौन बदलता है, तो सदिश बदलता है। क्यों बदलता है, क्योंकि उसमें दिशा बदलता है। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में वक्र पथ पर गतिमान हो तो उसे वक्र रेखीय गति कहते हैं। सरल आवर्त गति पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। और आवर्ती गति की बात करें, बार बार जो गति होती है, जैसे आप साइकिल के चक्के की गति कह दीजिए या आप कह दीजिए सुई की गति, घड़ी के सुई की गति, देखिएगा बार बार वही गति होता है, इसीलिए कहते हैं आंसर क्या कहते हैं, आवर्ती गति क्या है, जो बार बार जो घटना होती है। सरल रेखीय गति सीधी रेखा में जाएगा, सरल आवर्त गति में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं है। अगला कहता है, यह अवधारणा है कि सभी तत्व समान, सभी परमाणु समान होते हैं। परमाणु जैसे समान होगा सर समस्थानिक हो जाएगा। एक लाइन का बात। अपरूपता जिसके 2 रूप होते हैं, O2 और O3। रेडियोधर्मिता आप समझ लीजिए, और संभारिक जिसके भार समान है। अगला, परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बदल देता है। न्यूट्रॉन की संख्या किसमें बदलता है, समस्थानिक में। अगर समस्थानिक में कहे कि समानता किसके कारण होता है, समानता किसके कारण होता है, तो कहेंगे प्रोटॉन के कारण। कहेगा विषमता किसके कारण होता है, विषमता किसके कारण होता है, तो कहेंगे हम न्यूट्रॉन के कारण, क्योंकि न्यूट्रॉन चला इसमें विषम होता है। निकाल के देख लो, 13 में से 6 गया, यहाँ हो जाएगा 7, और न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 7, और यहाँ 12 में से 6 गया, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 6। अगला कहता है, डैश रासायनिक विशेषता समान होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए सर, समस्थानिक की अगर हम बात करें, रासायनिक विशेषता दोनों का समान होता है, दोनों सेम होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान एक का 12, एक का 13 होता है। इसी के कारण भौतिक अवस्था अलग अलग होता है। 12 वाला हल्का होगा, 13 वाला भारी होगा, लेकिन रासायनिक अवस्था दोनों का समान होता है। चूंकि दोनों कार्बन है, कार्बन का एक टुकड़ा लो कि दूसरा टुकड़ा लो, दोनों का गुण सेम होता है, लेकिन सर आकार में परिवर्तन होगा। आकार को ही हम भौतिक अवस्था कहते हैं, और ये किसमें होता है सर, समस्थानिक में होता है। अगला XYZ की अगर हम बात करें तो हमने कहा था आपको सर, जो पूरा वीडियो देखे हैं चारों, पिछले टेस्ट का 4 वीडियो जो देखे हैं, 1, 2, 3, 4, उसी को ये क्लास फायदे करेगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है सर करने की। ये क्लास संडे को उसी बच्चे को फायदा करेगा जो मंडे टू सैटरडे में 7:30 बजे लाइव आएगा। साइंस का ठेका हम लिए हैं, हम तो हर बात पूरा कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंडीशन अप्लाई कि आपको रेगुलर क्लास करना होगा। हम बोले, कहता है विलेयता में XYZ pH का मान
समान क्रम से 2, 11 और 7 है, उन्हें हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के अवरोही क्रम में सजाएं। तो सर अगर हम पीएच की बात करें, पीएच अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स का दे दिया है 2, और अगर वाई की बात करें तो दे दिया है 11, और जेड की अगर हम बात करें दे दिया है 7। अगर पीएच इतना है तो अगर H प्लस निकालेंगे ये 10⁻² होगा, ये 10⁻11 होगा और ये 10⁻7 होगा। तो सर अगर अवरोही क्रम में निकालेंगे तो अवरोही क्रम में हमको, अवरोही मतलब हो गया सर अवरोही, अवरोही अवरोही मतलब घटते क्रम, और घटते क्रम में सर जो माइनस वाला सबसे बड़ा हो, छोटा होगा वो बड़ा होगा, यानी घटते क्रम में x का मान सर सबसे बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि इसका पावर सबसे छोटा है। और उसके बाद हो जाएगा आपका z, और सबसे छोटा हो जाएगा सर y, क्योंकि इसका पावर बड़ा है। माइनस में पावर जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है, इसलिए ये ऑर्डर होगा x, z और y। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। कहता है जब pH का मान 14 की ओर बढ़ता है, जब pH के मान 14 की ओर बढ़ेगा, इधर की ओर बढ़ेगा, इधर की ओर बढ़ेगा तो सर क्षारीय होगा, क्षारीय होगा तो OH माइनस की संख्या में वृद्धि होगी, इसीलिए हम कहेंगे OH माइनस की संख्या में वृद्धि होगी। अगला क्या है सर? निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अधिक अम्लीय है? इधर की ओर बढ़ेगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, तो सबसे कम कौन होगा? चला 0 होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला कहता है मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं? कोडलिंग कीट के बच्चे को कहते हैं, गॉसलिंग हंस के बच्चे को, फिंगरलिंग मछली के बच्चे को, हैचलिंग मगरमच्छ के बच्चे को कहते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा हैचलिंग। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षीय हड्डी? अक्षीय हड्डी उसे कहते हैं सर जो मेरुदंड से इससे जुड़ा हुआ हो। आप गौर से देखिए, मेरुदंड खुद अक्षीय हड्डी है, रिब्स ये अक्षीय हड्डी हो गया, ये कपाल अक्षीय हड्डी हो गया, लेकिन ये कंधा अक्षीय हड्डी नहीं है, क्योंकि कंधा रिब्स से जुड़ा हुआ है, ना कि ये इससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए आंसर आपका कंधा हो जाएगा। अक्षीय हड्डी उसे कहते हैं जो मेरुदंड से जुड़ा हुआ हो, मेरुदंड से नहीं जुड़ा हुआ होगा उसे अक्षीय हड्डी नहीं कहेंगे। अगला क्या है सर? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है मानव रक्त में प्लेटलेट डैश छोड़ते हैं, तो प्लेटलेट जब टूटता है तो प्रोथ्रोम्बिन छोड़ता है। और अगर कहता डायरेक्ट कि खाली कौन रक्त को जमाता है, तो रक्त को जमाने वाला जो काम है सर, रक्त को जमाने वाला काम ये करता है कौन? ये कहते हैं सर ब्लड प्लेटलेट प्रोथ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन फिर फाइब्रिनोजन में, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में, और यही फाइब्रिन एक सर परत बना देता है जो रक्त को जमा देता है। लेकिन कह रहा है प्लेटलेट क्या छोड़ता है? ये ब्लड प्लेटलेट छोड़ता है प्रोथ्रोम्बिन, इसीलिए आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। अगर ये नहीं रहता तो ये सेकंड आंसर आपका फाइब्रिन हो जाता। ये आपका था सर चारों सेट का डिस्कशन सर, लेकिन ये उसी को फायदा करेगा, हम बार बार बोल रहे हैं चला, ये उसी को फायदा करेगा जिसका चारों सेट पढ़ा हुआ है। और अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ तो पीछे का चारों सेट का डिस्कशन कीजिए और तब 1 घंटे में अपना पूरा सेट का रिवीजन कर लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। हम बार बार बोलते हैं चला, आपको अगर साइंस में किसी खास टीचर से ही जुड़िए जिससे आपका दिल करता है और उसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। मेरी बात तो मैं अभी से लेकर एग्जाम तक 7:30 बजे शाम में डेली लाइव हूं, मंडे टू सैटरडे, और संडे को 6 सेट का डिस्कशन में शॉर्ट तरीके से करवा दूंगा जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन यह फायदा तब करेगा, चला देखो मैं भी थकता हूं, मेरा गला लग जाता है, चला मेहनत करते हैं, लेकिन तू अगर नहीं सही तरीके से पढ़ेगा तो तेरा काम नहीं होना है। हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, चला ऐसे में नहीं काम चलेगा। जो बच्चा 7:30 बजे वाला क्लास मेरा किया होगा डेली मंडे टू फ्राइडे, जो हम 4 सेट अभी चलाए हैं, अगला अब हर सप्ताह 6 सेट चलेगा। अगर आप किए हैं तभी संडे का क्लास आपको फायदा करेगा, इसलिए हम चाहेंगे कि आप मंडे टू सैटरडे में 7:30 बजे डेली एसके झा के यूट्यूब चैनल पे लाइव आइए। ना लाइक करना, ना सब्सक्राइब करना, ना शेयर करना है, केवल अपने काम का काम करना है और चले जाना है। नमस्कार। लेकिन सर पढ़ना है अपने मम्मी पापा के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग कल मंडे को 7:30 बजे शाम में। थैंक यू वेरी मच। और कल सर न्यूमेरिकल का पहला इंट्रो क्लास है कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं, उसका पहला क्लास 9 बजे मैं लाइव आ रहा हूं सर, तो 9 बजे लाइव आना ना भूले। 9 बजे से न्यूमेरिकल है, वो भी बिल्कुल मुफ्त, वो भी टॉपिक वाइज नहीं, फॉर्मूला वाइज है, और मैं पढ़ाऊंगा अपने स्टाइल में। लेकिन सर मैं भी थकता हूं, आप भी थकिए सर, हंसी मजाक करने से नहीं होगा, इसलिए हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप सर हर हाल में मेहनत कीजिए। मैं भी आपके साथ मेहनत करता हूं, मैं एक पल तुम्हारे साथ हंसी मजाक नहीं करूंगा, इसलिए कि मेरे को पता है तेरा टाइम कितना कीमती है। कुछ नहीं, यूट्यूब चैनल पे आया नाच शुरू कर दिए, हाँ सारा टाइम हम लोग यूज करेंगे सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।